राइबोसोम पढ़ा था, लाइजोसोम पढ़ा था। उसी तरह कोशिका के प्रकार हमने पढ़े, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जो कल आपको बताया था। फिर प्लांट वर्सेस एनिमल का आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो प्लांट की कोशिका होती है और एनिमल की कोशिका होती है। क्लोरोप्लास्ट, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बच्चे पांचवी छठी में आप लोगों ने क्लोरोफिल के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, है ना। पेड़, जब तो क्लास में एक्सरसाइज आया होगा, उसमें पेड़ पौधे अपने खाना कैसे बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, ये पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है अभी। इसमें और चीज जो आपने, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य होते हैं या केंद्रक में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें भी आपने पढ़ा है। कोशिका की सिद्धांत भी पढ़ा है। कोशिका की खोज किसने की, ये भी पढ़ा है। कोशिका के प्रकार भी पढ़ लिया आपने। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ, कोशिका के प्रकार के बारे में। कल जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल, आपके पीडीएफ में सारा लिखा हुआ है, आप देख लेना, उसको पढ़ भी लेना, आप चाहो तो लिख लो। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसकी क्या विशेषता होती है, क्या काम करता है। प्रोकैरियोटिक उसका केंद्रक में नहीं होता, केंद्रक यानी न्यूक्लियस में नहीं होता। कुछ प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया होता है, कोशिका के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां आनुवांशिक पदार्थ निलंबित रहता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। इस क्षेत्र में न्यूक्लियोलाइड कहा जाता है, ये क्षेत्र को। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक, बहु कोशिकीय नहीं होते हैं। इसकी अगर लेंथ आप देखोगे तो 1 से 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। ये डीएनए या आरएनए हो सकता है। इसको आमतौर पर द्विविभाजन प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन का रूप माना जाता है। उसी तरह दूसरा जो है यूकैरियोटिक, उसका अगर आप देखोगे तो ये केंद्र के विशेषता एक वास्तविक केंद्रक में होना होता है इसका। इसका लेंथ जो है 10 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। ये पौधे, कवक, प्रोटोजोआ में शामिल होता है। जो हमारे कोशिका झिल्ली होते हैं, उसके बाहर पोषक तत्व जैसे इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसपोर्टेशन की निगरानी की जिम्मेदारी का काम इसका होता है। ये दोनों प्रकार के लैंगिक प्रजनन करते हैं। इस तरह से दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बाद आपने कोशिका झिल्ली पढ़ ली, कोशिका भित्ति पढ़ ली, सेल वॉल, हमने कोशिका द्रव पढ़ा था, नाभिक पढ़ा था, कोशिकांग पढ़ा था। और इसी के साथ इन सब के कार्य क्या क्या है, न्यूक्लियस क्या करता है, नाभिकीय झिल्ली क्या कर सकता है, गुणसूत्र क्या करता है। गुणसूत्र के बारे में अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे, ये पूरा नहीं हुआ था। गुणसूत्र, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोम तो पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया, इन सारी चीजों के बारे में। उसके बाद आता है कि सेल का काम क्या है, कोशिका का कार्य क्या है। तो कोशिका बेसिकली सहायता और संरचना प्रदान करता है सभी जीवों को अपने झिल्ली के थ्रू। इसका काम होता है समसूत्री विभाजन को सुगम बनाना। ये पदार्थों, जो तत्व होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का अनुमति देता है। ये पावर, एनर्जी का उत्पादन करता है, जो पहला ही हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है। वो क्या उत्पादित करता है, ग्लूकोज करता है, ऊर्जा उत्पादन, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। इसी की वजह से प्रजनन, जो बच्चे पैदा होते हैं,
ये उसमें सहायता करता है, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो। उस पर हम करेंगे बात, आरएनए डीएनए की अभी डिटेलिंग बात हम करेंगे। आरएनए डीएनए आज हम उस पर बात करेंगे। तो आमतौर पे, मोटे तौर पे आपने कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिकांग, न्यूक्लियस, नाभिकीय झिल्ली, अंतरा प्रदीप्त जलिका, गोल्गी निकाय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब आपने पढ़ लिया। ठीक है, ये सारा ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, कोशिका के क्या कार्य हैं, ये सारी चीजें, गोल्गी पिंडों का क्या कार्य है, ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई। अब आता है जो एक दो नई चीजें हैं वो आप, हम्म, कोशिका को यानी सेल को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है ना। हमने बोला कि एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल लाइफ यूनिट है, इसको क्यों कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप बचपन में होंगे, छोटी खमीर, पैरामीशियम जैसे जीवाणु, ये एक कोशिकीय जीवाणु होते थे और आवश्यक कार्यों के लिए दूसरा होता है बहुकोशिकीय, तो उत्तकों का निर्माण करता है। तो हम क्या है, बहुकोशिकीय जीवाणु। हमारे शरीर में सेल से टिश्यू, टिश्यू से उत्तक का निर्माण होता है, और सामूहिक रूप से शरीर हमारा अलग अलग कार्यों को संपन्न करता है। हमारे शरीर में विशेष रूप से कोशिकाओं का आकार, आकृति उनके स्थान और कार्यों के हिसाब से अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए, कहीं घनाकार होता है, कहीं आयताकार होता है, कहीं अनियमित धागे जैसा होता है, जैसा कल हमने पढ़ा था कि लाइजोम या राइजोम, वो सब धागे की तरह झिल्ली होते हैं। तो ये अलग अलग कार्यों को परफॉर्म करता है, इसलिए इसको बहुकोशिकीय सेल कहा जाता है, और इसलिए जीवन की इकाई कहलाता है। क्यों, अब कौन कौन से काम है, जैसे हमारे शरीर में यौन कोशिका अलग होता है, वसा कोशिका अलग होता है, मांसपेशी कोशिका अलग होता है, अस्थि कोशिका अलग होता है, प्रतिरक्षा कोशिका अलग होता है, रक्त कोशिका अलग होता है, उपकला कोशिका और तंत्रिका कोशिका। इस सब के लिए हम सिस्टम में, अभी जब इसको हम पढ़ लेंगे तो फिर हम सिस्टम में जाएंगे कि कार्डियक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे उन स्वरूप, जो जैसे हमने पढ़ा यौन कोशिका, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा, जिसको जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आएगा। और इस तरह के अलग अलग परफॉर्मेंस सामूहिक रूप से कार्य करता है, इसलिए इसको हम यूनिट बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। एक यूनिट किसी भी काम को संपूर्ण तरीके से करता है, स्मॉलेस्ट पार्ट किसी काम को संपूर्ण तरीके से नहीं करता, इसलिए सबसे छोटा अंग हम नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं, सबसे छोटा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इकाई बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं। क्लियर है। चलो, अब हम आते हैं कुछ और थोड़ी बहुत नई चीजों के बारे में हम बात करते हैं। शॉर्ट शॉर्ट में हमने समझ लिया, लिख लिया, आप लोग इसको याद रख सकते हो। जैसे न्यूक्लियस हमने पढ़ा, तो एक लाइन में लिख के याद रख सकते हो, न्यूक्लियस का मतलब कंटेन्स डीएनए कंट्रोल सेंटर। माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसे करके सेलुलर रिस्पिरेशन करके। साइटोप्लाज्म है जेली लाइक सब्सटेंस फिलिंग द सेल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन्स कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड लीव्स, क्योंकि वो सबसे टॉप पे होता है।
राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर और गोल्गी अपराटस, प्रोटीन पैकेजिंग करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, पता रहनी चाहिए। वो सारा उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने पढ़ा था, तो उसमें बेसिकली अंतर क्या होता है वो एक थोड़ा सा आप समझ लें। जो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय सेल होता है, ये मेम्ब्रेन्स बाउंड मॉलिक्यूल्स होता है, और जो प्रोकैरियोटिक होता है वो सेल बाउंड नहीं होता। यूकैरियोटिक्स प्लांट, एनिमल, फंगी, प्रोस्टाइटस आर कॉम्प्लेक्स जनरली रादर स्टोन डीएनए इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस में, जबकि प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरियाज होते हैं, ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज होते हैं, डीएनए नहीं फ्लोट करता है। ये सारे इसके डिफरेंसेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। कुछ सिमिलरिटीज भी होते हैं, वो भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का भी लगभग ये सारी चीजें हो जाता है। अब यूकैरियोटिक के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं। यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम होता है जो थ्रेड लाइक होता है, और ये इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। इसी में डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डिओक्साइबो न्यूक्लियस एसिड। ये इसे जितनी भी जेनेटिक चीजें होते हैं, कई बीमारी को आप कहते हैं ना कि ये डॉक्टर कहता है आपसे कि ये जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक मीन्स वंशानुगत। आपके शरीर में आपके माता पिता से जो चीज चला आ रहा है उसे हम वंशानुगत कहते हैं, और वही डीएनए होता है। कई लोगों को आप देखते होंगे घर में, परिवार में बहुत गुस्सा आता है, या कोई ऐसी चीज होती है जो बार बार करता है, तो हम क्या कहते हैं, ये बाप की तरह है या माँ की तरह इसकी आदतें हैं, हम बोलते हैं ना। ये अनुवांशिक अनुवांशिक यानी वंशानुगत है, बिकॉज ऑफ डीएनए में है ये। आपका हेल्दी होना, आपका मजबूत होना, ये मसल्स टिश्यूज की बात होती है, तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी ऐसा होगा, लेकिन आपके डीएनए में जो होगा वो कैरेक्टर बच्चे में आएगा ही आएगा। अब जो ये डीएनए डीएनए होता है, ये टोटल 46 होते हैं। पेयर्स में ये होते हैं, ये 23 पेयर होते हैं। अब जो 22 पेयर्स होते हैं उसको हम इसमें बोलते हैं ऑटोसोम। वन पेयर जो उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। तो मेल और फीमेल में 22 के 22 पेयर सेम होते हैं। केवल एक पेयर जो होता है, 23rd पेयर, वो अलग अलग होता है, और इसीलिए मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। और वो जो पेयर होता है वो हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को अलग करता है। हमारे शरीर में मेल में रिप्रोडक्शन सिस्टम अलग होता है और फीमेल में रिप्रोडक्शन सिस्टम अलग होता है। इस वजह से ये क्रोमोसोम इतना इम्पोर्टेंट होता है, और इसी से पता चलता है, कल मैंने बोला था कि किन परिस्थितियों में क्या होगा, तो हमें पता लगाया जा सकता है कि मेल है या फीमेल है, इन सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है। अब यही तय करते हैं कि डीएनए एक्यूरेटली कॉपीड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और वो ह्यूमन क्रोमोसोम जो 23rd पेयर है उसके थ्रू ही तय होता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक डीएनए कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको कैसे मिलेगा। एक मिनट भी होल्ड करें। हेलो जी।
जी 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 जी। हम्म। हाँ, नहीं नहीं, शुरू हो चुका है, बजिए अब, कल आ जाइए। हाँ जी, सैटरडे। जी, 2 बजे से 4 बजे तक होता है, 4 साढ़े 4 बजे तक। जी। आ जाओ, फिर बात करेंगे। आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, असर कैसे हो जाएगा? जब आप समझोगे तब से असर होगा ना। ठीक। सॉरी जी। तो ये जो 23rd पेयर है, वही बेसिक डिफरेंस को बताता है। मेल और फीमेल के बेसिक डिफरेंस को बताता है, जिसे हम, जब मेल में क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र, इसी को गुणसूत्र बोलते हैं। आपके पीडीएफ में गुणसूत्र लिखा होगा, है ना? तो मेल का एक्स एक्स आता है, और जब हम फीमेल में जाते हैं तो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। ये सारी चीजें आपके उसमें लिखा हुआ है। ये जब हम शुरू किया था हमने सेल की पढ़ाई, तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि स्पर्म इज द, ह्यूमन में, मेल में स्मॉलेस्ट क्या है, सेल, और फीमेल में ओवम, है ना? ये पढ़ा था हमने शुरू में ही, पहले मतलब। यही जो स्पर्म और ओवम है, अंडाणु है, यही डिफर्स करता है, यही जो गुणसूत्र है, और मेल और फीमेल में डिफर करता है, और ये एक्स्ट्रा बनाता है। अब इसमें क्या क्या होता है, क्यों होता है, वो जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा क्या डिफरेंस होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा क्यों डिफरेंस होता है, और उस पर हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है जी। अब जो ईयू कैरेटिक क्रोमोजोम, हम लाइनियर क्रोमोजोम के भी पढ़ रहे हैं, जो डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंस होता है, आप उसको समझने की कोशिश करें। दोनों में एसिड अलग होता है, पहली बात। दोनों का स्ट्रक्चर शुगर टाइप होता है, नाइट्रोजेनियस बेस होता है, फंक्शन अलग अलग होता है। डीएनए टाइप जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है। और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड चेन होता है। ये राइबोज शुगर रिप्लेस करता है थायमिन और यूरेसिल के साथ। तो दोनों का अगर हम कंपैरिजन लिखेंगे, तो दोनों का स्ट्रक्चर, पहले अगर स्ट्रक्चरल कंपैरिजन हम देखेंगे तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है। शुगर डिओसाइब्रोज, इसमें राइबोज होता है। बेस एडिनाइन थाइमाइन यानी एटी, और गोनाइन और साइटोसाइन इसका बेस होता है। जबकि अगर हम आरएनए का बेस देखेंगे, ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसको मैं बहुत वेरी करके नहीं बता सकता, ये आपको एज इट इज वो याद करने पड़ेंगे। तो इसका जब पेरी पेयर बनता है, तो डीएनए का पेयर जब बनता है तो एटीजीसी ऐसे पेयर बनता है, और आरएनए का पेयर बनता है तो एयूजीसी। ये आपको शॉर्ट टर्म में याद रखना है। ए फॉर एडेनाइन हो गया, टी फॉर थाइनाइन हो गया, जी फॉर गोनाइन हो गया, और साइटोसाइन हो गया। जबकि हम आरएनए में जब देखेंगे तो हमने क्या कहा, ए यू जी सी, ए फॉर एडेनाइन, यूरेसिल, गोनाइन और साइटोसाइन। इस चीज का आपको जब फंक्शन जब हम देखेंगे दोनों का, आरएनए और डीएनए का, तो जो डीएनए होता है उसमें लॉन्ग टर्म स्टोरेज जेनेटिक डाटा होता है, जिससे पता लग सकता है कि आपके माँ बाप कौन है। जबकि इसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होते हैं, तो इससे जल्दी पता करना बड़ा मुश्किल काम होता है।
प्रोटीन सिंथेसिस चेन और रेगुलेशन होता है, तो इसमें नहीं पता चलता। लोकेशन की बात करेंगे तो ये केंद्रक में होता है और ये न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में होता है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो डीएनए हाईली स्टेबल होता है और आरएनए अनस्टेबल होता है। ये बेसिक चीजें आपको याद रखने हैं और फिर हम इस पे वर्कआउट करेंगे। इतना क्लियर है सबको? सेल में कुछ पूछना है आप लोगों को तो सेल में पूछ सकते हो। सेल के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यूज, जिसे हम ऊतक कहते हैं, मसल्स, ऑर्गन, इन सारों चीजों की स्टडी करेंगे। तो आप लोग इसके रिगार्डिंग कोई सवाल पूछना है अभी आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम अलग चीज पे जाएंगे, उसमें अलग चीज हो जाएगी, उसमें फिर हम आपको ये सब चीजें नहीं बताएंगे। सर डीएनए में जेनेटिक डाटा पता लगता है और आरएनए में? जेनेटिक डाटा का पता नहीं चलता, ठीक है। ठीक। अब जो हमारे शरीर में सिस्टम है, जनरली जिसके माँ बाप का पता नहीं चलता तो क्या कहा जाता है, डीएनए टेस्ट करवा लो पता लग जाएगा। ये तो सामान्य भाषा में भी आप सुनते हो, जी है सर। ना। अब जो हमें ह्यूमन बॉडी सिस्टम पढ़ना है, 11 सिस्टम पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूं। पहला है एटिगोमेंट्री सिस्टम, जिसमें हेयर, नेल्स, स्वीट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स आते हैं। दूसरा हमने पढ़ना स्केलेटल सिस्टम, पूरे कंकाल तंत्र, आपके शरीर में कितने जॉइंट्स हैं, कितने बोन्स हैं, किसका क्या फंक्शन है। उसके बाद हमने पढ़ना है मस्कुलर सिस्टम, मसल्स का क्या रोल है, मस्कुलर कैसे काम करता है, क्या भूमिका अदा करता है। उसके बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम करते हैं, पढ़ेंगे हार्मोन्स का, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आप गुस्से गुस्से में किसी को एक थप्पड़ खींच देते हो और उसको थप्पड़ खींच दिया, उसके बाद आप उनको फिर गिल्ट फील होने लगता है, यार क्यों मार दिया मैंने। ये क्यों होता है? ड्यू टू हार्मोन। हार्मोन ऐसा होता है कि आपके अंदर इतना उत्तेजना पैदा कर देता है कि आप मारने पे उतारू हो जाते हो। जब आप मार देते हो तो 2 मिनट में ये हार्मोन चेंज होता है, फिर आपको लगता है, फिर आप सॉरी सॉरी बोलने लगते हो, मेरा ऐसा मन नहीं था, मैं मारना नहीं चाह रहा था, मैं ये करना नहीं चाह रहा था, गलती से हो गया। ये जो सिचुएशन क्रिएट होता है हमारे नेचर में ड्यू टू हार्मोन्स, इसको हम पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम में। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका वीएलडीएल बढ़ जाता है, एचडीएल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। स्टंट क्यों लगाना पड़ता है, ये सारे हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। दिल का दौरा पड़ जाता है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो जाना। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र से रिलेटेड सारी चीजें, इनकी हम संरचना भी पढ़ेंगे और इनके फंक्शन को भी पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद आएगा नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। इन सारे सिस्टम को हम पढ़ेंगे। जो इसमें बेसिक प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटा नेक्स्ट सेशन से आज मैं ब्रीफ कर देता हूं, मंडे से इसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बेसिक लाइफ प्रोसेस। अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है तो आपकी क्या होगी,
कैलोरी बर्न की कैपेसिटी कम हो जाती है, आप मोटे होते जाओगे, आप कोशिश करोगे फिर भी वेट लॉस नहीं होगा। और उसके लिए वेट लॉस करना है तो सबसे पहले अपने मेटाबॉलिक रेट को ठीक करना पड़ता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सेम होता है कैटाबॉलिज्म, इसमें हम डाइजेशन, प्रोटीन, एमिनो एसिड इस सब के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद होता है एनाबॉलिज्म, इसमें भी एमिनो एसिड के बारे में बात करते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस, बॉडी की एबिलिटी, चीजों को डिटेक्ट करने की क्षमता, रिस्पॉन्ड करने की क्षमता, इन सब के बारे में बताएंगे। उसके बाद आता है मूवमेंट, शरीर का मोशन के बारे में हम बात करेंगे, इंडिविजुअल ऑर्गन का, इंडिविजुअल सेल का, उस पर हम करेंगे। उसके बाद आता है ग्रोथ, बॉडी का साइज, फिजिकल डेवलपमेंट, वजन गेन करना, वजन कम होना, इन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद आता है डिफ्रेंसिएशन, अनस्पेशलाइज्ड स्टेट और स्पेशलाइज्ड स्टेट, इन दोनों में सेल का क्या रोल होता है, सेल कैसे काम करता है, उस पर हम काम करेंगे। उसके बाद है रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। रिप्रोडक्शन जब कब होता है, जब मेल फीमेल इंटीमेट होते हैं, उससे नया सेल बनता है, उससे रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन होता है इंडिविजुअल का, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे होम्योस्टेट के बारे में, हमारे शरीर का जो सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे मेंटेन रहता है, इसके इंटरनल फंक्शन कंडीशन क्या है, हम इस पे बात करेंगे। विदाउट होम्योस्टेटिस हमारे लिए स्टेबल रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हमारे लिए सरवाइव करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसा क्यों होता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद होम्योस्टेटिक स्टेट में दो सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो है नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी, जो आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद आता है कंट्रोल होम्योस्टेसिस का, नर्व्स का, इम्पल्स का, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद एनाटॉमिकल पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, प्रोन पोजीशन। आप लोग योग में प्रोन पोजीशन करवाते हो, क्या होता है प्रोन पोजीशन? दो होता है ना, सुपाइन और प्रोन, योग में पढ़ा है कभी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं पढ़ा है। अरे फिर योग कैसे कर लिया? लेट कर जितने योग किए जाते हैं, उसमें दो ही पोजीशन में किए जाते हैं, या तो सुपाइन में होगा या प्रोन में होगा। जब हम पेट के बल लेटते हैं तो उसको प्रोन बोलते हैं, और जब हम अच्छा, स्पाइन के बल लेटते हैं तो उसको सुपाइन बोलते हैं। अब हिंदी में क्या कहते होंगे मुझे मालूम नहीं। हम ये लोग तो तो लेट पता है ना कर आप करने लोगों वाले को। आसन और बैठ वो पेट के ऊपर लेट कर करने वाले आसन पढ़ते हैं। हाँ, लेट कर करने वाले जितने योगासन हैं, हाँ, उसमें प्रोन और सुपोन सुपाइन का बड़ा रोल होता है। जब हम प्रोन पोजीशन में बैठ के योग करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, तो क्या होता है, क्या फायदा और नुकसान होता है, कोई बताएगा मुझे? योग तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, फिर भी मैं क्या पूछ थोड़ा रहे हैं? बहुत आप लोगों से ही सीख लेता हूँ। अगर प्रोन से उसमें हम योग करते हैं तो क्या फायदा होता है, सबसे पहला फायदा बताओ। हाँ, सर प्रोन जो है वो स्पाइन के बल लेट कर करने वाला आसन है। स्पाइन के बल लेट के जो करते हैं उसको स्पाइन होता है, प्रोन नहीं होता। अच्छा, जो पेट, तो सर पेट के बल मतलब प्रोन प्रोन में जो होता है सर, उसमें हमारी जो रीढ़ की हड्डी पेट होती के है वो बल मतलब। पेट नीचे होगा और स्पाइन
ऊपर होगा। ऊपर होगा, हाँ। उसको प्रोन बोलते अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो जैसे प्रोन पोजीशन में हम लोग आसन करते हैं तो हमारी स्पाइन स्ट्रांग बनती है। हैं। इसका पहला फायदा बता दो। कोरोना में हमने लोगों को बहुत कराया था प्रोन। योग की पढ़ाई ठीक से नहीं की हुई है आप लोगों ने। चलो इस पे भी चर्चा करेंगे, तो ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही, प्रोन और सुपाइन। उसके बाद हम रीजनल नेम्स की एक एक करके बात करेंगे। हेड, स्कल और फेस उसमें होता है, उसके क्या काम है, कैसे काम है। नेक, एब्डोमेन, पेल्विस एरिया, फोर आर्म, रिस्ट। उसके बाद लोअर लिम्स, इट कंसिस्ट थाई, एंकल और फुट। इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद सेक्शंस पे बात करेंगे। उसके बाद डायरेक्शन पे भी थोड़ा बहुत बात कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को अगर आपने योग में नहीं पढ़ा ये तो बड़ा ही। उसके बाद हम बात करेंगे बॉडी कैविटी की, क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक, इसकी बात करेंगे। और उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे डिजीज पे, फिजियोलॉजी में कुछ डिजीज पे बात करेंगे। और कुछ योग मुद्रा और योगासन पे भी बात करेंगे। जब योग मुद्रा और योगासन पे बात करेंगे तो आप लोग ज्यादा बताओगे, क्योंकि मैं योग पढ़ता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, तो मैं कम बोलूंगा, आप लोग ज्यादा बोलोगे। तो अभी से तैयारी कर लो। योग मुद्रा और योगासन पे खासकर जब मैं डिजीज की चर्चा करूंगा, तो उसमें कौन सा योग किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसके क्या फायदे होंगे, ये आपको बताना पड़ेगा। योग की पढ़ाई किया ना आप लोगों ने, या नहीं किया? अभी भी बता दो, क्योंकि सर जब अभी मैं तो पूछूंगा शुरुआत सर ये तो की है जो ना। सर है है तो सर, अभी आंसर। तो शुरू किया है। जी, योग का इंट्रोडक्शन शुरुआत खाली किया हुआ है। है। अभी तो शुरू किया है, अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ है सर। अच्छा, इंट्रोडक्शन। चलो अच्छी, तो हम, हाँ जी। आप भी और हम दोनों मिलके चर्चा कर लेंगे। हमारे पास जो नॉलेज होगा हाँ वो हम बता देंगे, आपके पास जो नॉलेज होगा वो आप बता देना, है ना? ऐसे जी तो जी पढ़ जी सकते ना आगे, बिल्कुल सर। जी सर। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। चलो, सर आपको अभी भी अब ज्यादा आज ही आप, पता होगा हमसे। नहीं। योग के बारे में भी चलो आपको ही कोई बात। ज्यादा पता होगा। चलो अब मुझे बताओ, आज आप लोग जनरल, अब मैं नया चीज आज नहीं शुरू करूंगा, क्योंकि नया चीज शुरू करूंगा तो इट विल पूरा सेशन चाहिए उसके लिए। आज आप इन जनरल कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हो इन सब चीजों के बारे में, या किसी इशू के बारे में, एक एक करके पूछ लो। 10-15 मिनट का आज टाइम मिल गया, रोज इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो यू कैन आस्क। स्टडी के रिगार्डिंग जो आप पढ़ रहे हो उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज इन जनरल आप पूछ सकते हो, पूछो। सर वही मेडिकल टर्म्स इतने जो आपका बड़े कोई, बड़े आ रहे हैं सर, मेडिकल टर्म्स से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आएगी हम लोगों को सर, जो साइंस स्टूडेंट नहीं है उनके देखो अलावा। मेडिकल टर्म्स की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगी आपको। टोटल 11 और 7 कितने होते हैं, 18 टर्म्स याद करने हैं। जैसे मैंने बोला ना कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब नाम याद करना पड़ेगा। इसका कोई उपाय ठीक है, इसको मैं अपने जी तरफ सर, से ये डिफाइन नहीं कर सकता, नाम याद लेकिन करने में उसके टाइम लग फंक्शंस जाएगा और सर। चीजें कोई बात नहीं, आराम से याद कर लो। अब तो 2 दिन वैसे भी क्लास नहीं जी होना है। जी इसका बड़े सर। सिंपल एक्सप्लानेशन मैंने बड़े सिंपल दिए हैं आपको, वो समझने में मुझे हाँ जी मुझे हाँ नहीं जी। लगता कि आपको प्रॉब्लम हुई होगी। टर्म्स है, टर्म्स को टर्म्स की तरह ही याद करना पड़ेगा उसका। अब मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं कि इसका नाम ही बदल दूं, है ना? ठीक है वो तो सर। जो है सो है। ठीक है। जी सर। हम्म। और बोलो।
सर हम कोई कोई हिंदी और सवाल इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो हमें दोनों ही देख के पढ़ने पड़ेंगे। नहीं, आप हिंदी में भी नाम, हाँ, जो है ना, ये नाम इंग्लिश में आपको जल्दी याद होगा, हिंदी में देर से याद होगा, हाँ जी सर। है ना। इंग्लिश में नाम अगर अगर याद और इजीली पढ़ पाओगे, सर सर वही हम है ना, हिंदी में पीडीएफ पढ़ हिंदी बहुत वाला पढ़ रहे हैं ना, लंबा तो चौड़ा नाम नहीं है। सर वो एग्जाम हम में हिंदी हिंदी पीडीएफ में पढ़ रहे लिखेंगे हैं, या वो हिंदी हिंदी वाला वाला पढ़ रहे पेपर? हैं। चीजें हैं। नहीं सर। हाँ, तो क्या दिक्कत आ रही है बताओ। जी सर, कोशिश करेंगे। सर एग्जाम में हम हिंदी वाला पेपर देंगे ना, तो उसमें इंग्लिश टर्म में लिखेंगे या दिक्कत बताओ ये मुझे वही कि हिंदी ये वर्ड क्या का आ रही यूज है। करेंगे? सर सुनाई नहीं दिया? बोलो कि नहीं बोला है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। क्या चीज सर? अभी आप सर लोगों की समस्या ही खत्म कर सर, देते हैं। हिंदी जी, वाला पेपर देंगे। नहीं सर, हम लोग हिंदी में पेपर देखो लिखेंगे तो पहले इंग्लिश में पेज डाल नहीं पे सकते। ये आपको, जो साइंटिफिकल वर्ड आता है इंग्लिश में, तो हम इंग्लिश में नहीं तो इंग्लिश में भी मंगा देता हूँ, क्या हो गया उसमें, आप दोनों देख लो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक सर है, पीडीएफ दोनों में। इंग्लिश में भी आ जाएगा।